नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। 28 जनवरी को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में अदालत का फैसला आ गया। इस बार भी उन्हें राहत मिल गई, लेकिन इस फैसले के बाद जो पूरी कहानी सामने आई, उसने न सिर्फ इस केस को लेकर बल्कि देश की न्याय व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पे ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे। दावा किया गया कि राहुल गांधी ने खुद को यूके में राहुल विंची नाम से डायरेक्टर घोषित किया था और उनके कुछ विदेशी अकाउंट्स भी मौजूद है। यही नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित एडमिशन डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट के सामने रखे गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार अदालत इस मामले पर गंभीर रुख अपनाएगी और कम से कम एक निष्पक्ष जांच का आदेश देगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 8 दिन तक इस मामले की सुनवाई की। करीब 26 से 27 घंटे तक बहस हुई। याचिकाकर्ता पक्ष ने लगभग 310 पन्नों के दस्तावेज अदालत में जमा कराए। ऐसे में आम धारणा बन गई थी कि अब शायद कोई ठोस फैसला आएगा, लेकिन जब आदेश आया तो जज साहब ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। मतलब पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद अदालत ने अंत में कहा कि वे इस पर फैसला देने के योग्य ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था तो फिर 8 दिन तक सुनवाई क्यों हुई, 27 घंटे तक बहस क्यों चली, पहले ही दिन इसे खारिज क्यों नहीं किया गया। यही वह बिंदु है जिसने इस फैसले को सबसे ज्यादा विवादास्पद बना दिया। फैसले के बाद याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट किए। उन्होंने सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, किसने कितने रुपए दिए और किसने कितने रुपए लिए, सौदा कहाँ हुआ, ये बातें मैं एक दिन पूरे देश को बताऊंगा। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस दिन फैसला आया उसी दिन इस तरह का ट्वीट आना कई सवाल खड़े करता है। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें कहा कि अदालत की ऑर्डर शीट में उनके द्वारा पेश किए गए तथ्य और सबूतों का जिक्र तक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी के कथित विदेशी अकाउंट्स, कंपनी डायरेक्टरशिप और यूनिवर्सिटी दस्तावेज अदालत के सामने रखे थे, लेकिन फैसले में कहीं यह नहीं लिखा गया कि ये दस्तावेज गलत है, झूठे हैं या अपर्याप्त है। मतलब अदालत ने यह भी नहीं कहा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है और उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत बेबुनियाद है। बस इतना कह दिया कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। वहीं विघ्नेश शिशिर ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को वो अब हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है और हाईकोर्ट में वो तमाम सबूतों के साथ में एक नई पिटीशन दाखिल करके उन तमाम सबूतों को पेश करेंगे और निचली अदालत ने जो नजरअंदाज किया है तमाम पहलुओं को उसको भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इस निचली अदालत में उन तमाम पहलुओं पे बात ही नहीं की गई। उन तमाम सबूतों को कोर्ट ने नजरअंदाज किया जिसके खिलाफ में अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस अदालत के फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उनके तमाम सबूतों को नजरअंदाज किया, सील्ड कवर को खोला ही नहीं और फैसला पहले से तैयार था। शिशिर ने कहा कि मैं कुछ दिनों में हाई कोर्ट में अपील दाखिल करूंगा। उन्होंने इसे जजमेंट ड्राफ्टिंग स्कैम भी कहा और जांच की भी मांग कर डाली। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी से जुड़े मामलों में इस तरह के सवाल उठे हो। 2023 में जब सूरत की अदालत ने उन्हें मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 2 से 3 महीनों के भीतर उनकी सजा पे रोक लग गई और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। अब सवाल यह है कि आम आदमी के मामलों में सालों साल अपीलें लटकी रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी के मामलों में इतनी तेजी क्यों दिखाई देती है। इस केस की शुरुआत रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट से हुई थी। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उन्हें वहां जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। राहुल गांधी के समर्थकों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अदालत परिसर में तनाव का माहौल बन गया। इसी वजह से उन्होंने केस को रायबरेली से ट्रांसफर कर
लखनऊ कराने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ पहुंचने के बाद उम्मीद थी कि अब दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष सुनवाई होगी, लेकिन वहां भी वही हुआ। लंबी सुनवाई, ढेर सारे सबूत और अंत में यह कहकर केस खारिज कर दिया गया कि अदालत के पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 19 पन्नों की ऑर्डर शीट में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए गए दस्तावेज झूठे हैं या अविश्वसनीय हैं। अगर किसी आम आदमी के खिलाफ 310 पन्ने के सबूत पेश किए जाए तो अदालत कम से कम यह तो लिखती है कि वे सबूत क्यों स्वीकार नहीं कर रहे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला दिया था, लेकिन उनका भी जिक्र आदेश में नहीं मिला। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्हें शक है कि यह आदेश दिल्ली के किसी कांग्रेसी वकील ने ड्राफ्ट किया है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह के आरोप न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह पूरा मामला हमें एक बार फिर उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि कानून की नजर में सब बराबर होते हुए भी व्यवहार में सब बराबर नहीं होते। अगर आप या हम किसी को गाली दे दे तो हमारे खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है। आईपीसी की धारा 294, 323 जैसी धाराएं लग सकती है। पुलिस चौकी के चक्कर, जमानत, अदालत की तारीखें, जिंदगी का बड़ा हिस्सा कोर्ट कचहरी में गुजर सकता है। सरकारी नौकरी के रास्ते बंद हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। समाज में बदनामी अलग, लेकिन जब मामला बड़े नेताओं का आता है तो वही अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने लगती है। इस मामले में एक और बड़ा सवाल केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर उठ रहा है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने खुद ब्रिटेन जाकर वहां की एजेंसियों से संपर्क करके दस्तावेज जुटाए। अगर एक आम नागरिक ऐसा कर सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार के पास तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार से सरकार संवाद की सुविधा होती है, फिर भी इस मामले में कोई आधिकारिक जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या सरकार भी इस मुद्दे से दूरी बनाए रखना चाहती है, या फिर यह मान लिया गया है कि इस केस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है? ये सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि मामला देश के एक सांसद और विपक्ष के नेता से जुड़ा हुआ है, और वह भी नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन चुका है। कई बड़े फैसलों पर देशव्यापी बहस सोशल मीडिया से ही शुरू होती है और सड़क से लेकर संसद तक पहुंच जाती है। यूजीसी रेगुलेशन का मामला इसका बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया पे जबरदस्त विरोध हुआ, फिर सड़कों पे प्रदर्शन हुए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब न्याय पाने के लिए अदालतों से ज्यादा सोशल मीडिया पे भरोसा करना पड़ेगा? विघ्नेश शिशिर के सामने भी यही रास्ता बचा है। जो सबूत उन्होंने अदालत में पेश किए वही जनता के सामने रखने का। लेकिन समस्या यह है कि जब भी राहुल गांधी या गांधी परिवार से जुड़े ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो उन्हें तुरंत राजनीतिक साजिश करार दे दिया जाता है। कांग्रेस कहती है कि यह सब बीजेपी द्वारा विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश है। तो क्या सच कभी सामने आएगा या हर सवाल राजनीति के शोर में दब जाएगा? यह पहला मौका नहीं है जब गांधी परिवार की नागरिकता को लेकर सवाल उठा हो। सोनिया गांधी की नागरिकता का मुद्दा भी सालों साल पहले उठा। उनके नाम को लेकर वोटर लिस्ट से जुड़े दस्तावेज सामने आए थे, लेकिन उस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज वही स्थिति राहुल गांधी के मामले में दिखाई दे रही है। दस्तावेज है, आरोप है, सवाल है, लेकिन जवाब नहीं है। क्या न्यायपालिका पर दबाव है? इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यही है। क्या न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है? याचिकाकर्ता का दावा है कि रायबरेली में उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। अदालत परिसर में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उन्हें केस ट्रांसफर कराना पड़ा। लखनऊ पहुंचने के बाद भी जहां दबाव कम होने की उम्मीद थी, वहां भी वही नतीजा सामने आया। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ निचली अदालतें खुलकर फैसला लेने से डरती है, या फिर यह सिर्फ संयोग है? यह सवाल इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ मानी जाती है। अगर आम आदमी का भरोसा यहाँ से उठ गया तो व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस केस में सबसे अजीब बात यह है कि अदालत ने यह तक नहीं लिखा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है
और उनके खिलाफ पेश किए गए दस्तावेज अविश्वसनीय हैं। अगर अदालत ऐसा लिख देती तो मामला वहीं खत्म हो जाता, लेकिन अदालत ने यह रास्ता नहीं चुना। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इससे दो बातें साफ होती है। पहली, अदालत ने आरोपों की सच्चाई या झूठ पे कोई राय नहीं दी। दूसरी, मामला अब भी कानूनी रूप से खुला है, क्योंकि इसे उच्च अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।